5 साल तक गुलामी और हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद शिन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बेकार बोझ थी और जैसे उसका दिमाग उसके परिवार की नफरत से टूटने लगा, उसने जानबूझकर एक रेड लाइट क्रॉस की ताकि वो ट्रक उनको गले लगा सके और उसी पल अपनी बेकार जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन उसकी आत्मा एक ठंडे और सुनसान जंगल में एक अनाथ बच्चे के रूप में जन्म लेती है। वो एक ऐसी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है जो मैजिक और रहस्यमय चीजों से भरी होती है। एक बुढ़ा आदमी उसकी जान बचाता है बिना कभी ये जाने कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। याददाश्त के नाम पे उसे बस इतना ही याद होता है कि एक डीमन ने उसके गांव पर अटैक कर दिया था, जहाँ सिर्फ वही जिंदा बचा होता है। पर हाँ, उसे अपने पिछले जिंदगी की सभी चीजें याद होती है। शिन एक जंगल के बीच एक अलग घर में मर्लिन का न सिर्फ पोता बनकर रहता है बल्कि उसका एक लौटा स्टूडेंट भी बन जाता है। मॉडर्न दुनिया में जीने के अपने तजुर्बे और सोच की वजह से वो हर काम में एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाता है, चाहे वो मैजिक हो या फिर तलवारबाजी। एक दिन शिन जंगल में डिनर के लिए शिकार करने चला जाता है। वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने विंड मैजिक की मदद से कुछ मुर्गियों का शिकार करता है। वो एक जंगली सुअर को भी पकड़ लेता है और अपने शिकार से खुश होकर घर लौट जाता है और उन्हें मर्लिन को दिखाता है। मर्लिन उस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि लड़के ने एक सुअर को विंड मैजिक से मारा, क्योंकि ये शिकार के लिए सबसे बढ़िया मैजिक माना जाता है। वो डिसाइड करता है कि शिन की मैजिक स्किल्स को टेस्ट करेगा और उसे कहता है कि कुछ लकड़ियां जला के दिखाए। शिन खुशी खुशी ये करता है और लकड़ी जलाने के लिए अपने दिमाग में उस पूरे प्रोसेस को इमेजिन करता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि इस दुनिया में मैजिक का यूज करने के लिए उसे छपड़ियों की तरह स्पेल्स को चिल्लाना नहीं पड़ता, वरना तो वो शर्म से ही मर जाता। तभी मेलिडा जो उसकी मैजिक टीचर थी और माइकल उसका स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर उनके घर पे आ जाता है। मेलिडा बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और तुरंत ही शिन को एक सुअर का शिकार करने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये उसकी उम्र के किसी लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शिन समझाता है कि ये इतना भी खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसने वो मैजिक गियर पहना था जो उन सब ने मिलकर बनाया था और माइकल से उसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी। 2 साल बाद मर्लिन उसे कुछ डीमन का शिकार करने के लिए ले जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शिन को कुछ पावरफुल दुश्मनों का सामना करना चाहिए। वो समझाता है कि डीमंस तब पैदा होते हैं जब आम जानवर अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से वो पागल हो जाते हैं। ये इंसानों के साथ भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है। काफी पहले एक इंसान डीमन बन गया था जिसने उनके पूरे किंगडम को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, लेकिन मर्लिन ने उसे हरा दिया था और इसी वजह से उसे हीरो का टाइटल मिला है। वो शिन को सर्च मैजिक का स्पेल सिखाता है जो इस तरह काम करता है कि इंसान अपने बॉडी से माना को एक पतली लेयर में स्प्रेड करता है और जब ये किसी और मैजिकल चीज से टकराता है तो माना रिएक्ट करता है और उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करता है। मर्लिन कहता है कि इस टेक्निक को यूज करना मुश्किल होता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम और अपने मैजिक पे मास्टरी चाहिए होते हैं, लेकिन शिन उसे एक ही झटके में यूज करके उसे हैरान कर देता है। सर्च मैजिक का यूज करके वो काफी दूर तक जानवरों और लोगों को देख पाता है और तभी एक डायरेक्शन से उसे एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। मर्लिन कंफर्म करता है कि वो एनर्जी एक डीमन से आ रही है और दोनों डीमन की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ उन्हें एक डीमन मिलता है जो डार्क ऑरा से भर गया होता है। शिन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और डीमन की तरफ चला जाता है। अपनी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन वाले स्वॉर्ड और जेट बूट्स की मदद से वो डीमन के आसपास बड़े आराम से मूव करता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस डीमन को मार गिराता है। मर्लिन उसे खतरे के बारे में वार्न भी नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक शिन डीमन को मार चुका होता है और मर्लिन बस शांति से खड़ा रह जाता है। शिन उसे पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया और मर्लिन कहता है कि हो सकता है उसने दुनिया का सबसे तेज डीमन हंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। उसके बाद वो लड़के से पूछता है कि उसने अपने स्वॉर्ड में कौन सी मैजिक यूज की थी। शिन उस सवाल को टाल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके पास अपनी पिछले जिंदगी की यादें हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मर्लिन और बाकी लोग पहले से शक कर चुके होते हैं कि वो किसी दूसरे दुनिया से आया है। अगले दिन उसे माइकल के साथ एक भयानक कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद मर्लिन उसे पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो उसका असली पोता नहीं है। शिन अपने असली माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन मर्लिन उसे समझाता है कि वो लोग इतने बुरी तरह से घायल थे कि पहचाना भी नहीं जा सकता था। शिन को उस दिन की कुछ हल्की बुल्की यादें आती है और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो मर्लिन से कहता है कि उसके लिए सिर्फ वो, माइकल और मेलिडा ही उसकी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने उसे पाला है। ये बातें सुनकर मर्लिन छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। उसके 15 बर्थडे पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कुछ खास मेहमान भी आते हैं, जिसमें एक आदमी होता है जिसे वो अंकल देश कहता है और उसके साथ 2 गार्ड्स होते हैं, क्रिस्टीना और सिगफ्रीड। पार्टी के दौरान वो लोग शिन से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहता है। शिन कहता है कि वो बस एक बार के लिए टाउन में जाना चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी जंगल के बाहर का दुनिया नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास कोई खास गोल नहीं है। क्रिस्टीना सजेस्ट करती है कि वो रॉयल नाइट ज्वाइन कर सकता है या फिर एक डीमन हंटर
बन सकता है। सब लोग अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं और तभी शिन रिवील करता है कि उसे पैसे का भी इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है। पता चलता है कि मर्लिन ने उसे सिर्फ मैजिक सिखाए थे, बाकी दुनिया की बेसिक चीजें नहीं। लेकिन वो बुढ़ा कहता है, अरे फिक्र मत करो, सीख जाएगा, हमारा लड़का टैलेंटेड है। उसके बाद शिन अपना एक स्पेशल मैजिक यूज करता है जिसका नाम है गेट, जो टेलीपोर्टेशन की तरह काम करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ले जाता है। वो सबको एक खुले जगह में ले जाता है एक मैजिक टेस्ट के लिए। मर्लिन सबको बताता है कि ये टेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें तैयार रहने को कहता है। वो शिन को कहता है कि अपना सबसे पावरफुल स्पेल दिखाए। शिन शुरू करता है अपनी इमेजिनेशन से। वो एक गैस के बारे में सोचता है और उसमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करता है। रिजल्ट होता है एक ब्लू फ्लेम जो सबको शॉक कर देता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर शिन हाइड्रोजन ऐड करता है और एक बड़े फायरबॉल को कंप्रेस करके एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है और उसे एक नजदीकी पहाड़ पर शूट करता है। उसका रिजल्ट एक मिनी न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होता है जो सबको डरने पर मजबूर कर देता है, खासकर मेलिडा को। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि शिन जैसे एक महान टैलेंटेड लड़की को ऐसे ही फ्री घूमने देना काफी रिस्की होगा। डीसीएम ये भी बताता है कि उसकी वजह से सारे किंगडम्स के बीच का बैलेंस बिगड़ सकता है और हर एक राजा उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वो सजेस्ट करता है कि शिन एक मैजिक एकेडमी ज्वाइन करे, लेकिन मर्लिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मानना है कि अगर शिन एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो ऑफिशियली उस किंगडम का एक हिस्सा बन जाएगा। और तब रिवील होता है कि डीसीएम असल में अल्शाइड किंगडम का एक राजा है और सिर्फ शिन को ही इस बात का पता नहीं होता। क्रिस्टियाना एक रॉयल गार्ड है और सीगफ्रीड किंग के लिए एक मेज बॉडीगार्ड का काम करता है। यहाँ तक कि माइकल भी एक रिटायर्ड कमांडर है रॉयल नाइट्स का। शिन हैरान हो जाता है ये जानकर कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब के सब एक से बढ़कर एक है। तब डीसीएम उसे बताता है कि वो मर्लिन से पहली बार तब मिला था जब वो एक स्टूडेंट था और एक डिमोनॉइड इंसान उनके किंगडम में तबाही मचा रहा था। जब वो मरने ही वाला था तब मर्लिन और मेलिडा टाइम पे पहुँच गए और मर्लिन के मैजिक और मेलिडा के मैजिक गियर स्किल से उन्होंने मिलकर उस डिमोनॉइड को हरा दिया था। शिन को यकीन नहीं होता कि ये दोनों एक टाइम पे सेम पार्टी में थे, लेकिन उसे और भी ज्यादा झटका लगता है जब वो सुनता है कि ये दोनों असल में शादीशुदा कपल थे। फिर डीसीएम शिन से कहता है कि अगर वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो दुनिया का असली काम करने का तरीका समझ पाएगा और नए दोस्त भी बना पाएगा। मर्लिन को भी एहसास होता है कि वो हमेशा शिन को अपने पास बांध कर नहीं रख सकता और इसीलिए वो फाइनली तैयार हो जाता है उसे मैजिक एकेडमी भेजने के लिए। कुछ दिन बाद शिन मर्लिन और मेलिडा के साथ कैपिटल के लिए निकलता है ताकि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सके। जल्दी ही वो लोग कैपिटल के चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और गार्ड तब घबरा जाता है जब वो मर्लिन और मेलिडा के आईडी देख लेता है। उनके यहाँ आने की खबर शहर में बिजली की तरह फैल जाते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उनका स्वागत ढेर सारे नौकरों के साथ होता है। शिन मार्केट में घूमने निकलता है और चीजें एक्सप्लोर करके काफी मजा करता है, लेकिन आखिर में वो एक गली में खो जाता है। अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है जिसे कुछ एडवेंचरर्स परेशान कर रहे होते हैं। शिन उनकी गिरी हुई हरकतों से गुस्सा हो जाता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उनमें से एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिन के लिए बहुत ज्यादा स्लो होता है और शिन आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो उसे तुरंत जमीन पर पटक देता है और दूसरे को एक जबरदस्त लात मार के उसे गिरा देता है। तीसरा आदमी तुरंत एक चाकू निकालता है और शिन की तरफ दौड़ता है, लेकिन शिन उसका चाकू अपने हाथ से रोक लेता है और उसे पावरफुल मुक्के से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लड़की उससे पूछते कि कहीं चोट तो नहीं लगे, लेकिन शिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके दोस्त भी आते हैं उसका शुक्रिया अदा करने और उसी मोमेंट में ही शिन उससे पहली नजर में प्यार कर बैठता है। एक कैफे में वो लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम होता है मारिया और सिसिली। शिन को पता चलता है कि वो दोनों भी उसकी तरह मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेने वाले हैं और तीनों दोस्त बन जाते हैं। मारिया जो हीरोज की बड़ी फैन होती है, खासकर मेलिडा के, वो उनके बारे में नॉन स्टॉप बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि उनका पोता भी इस साल एकेडमी ज्वाइन करेगा। शिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके ड्रिंक्स का बिल भर देता है और वहाँ से निकल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन शिन नोटिस बोर्ड पर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक खड़ूस नोबेल लड़का उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश करता है। शिन खुद को बचाने के लिए उसकी कलाई घुमा देता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम कर्ट होता है उसे धमकाने लगता है कि उसने एक नोबेल को हाथ लगाया है। लेकिन उसी वक्त प्रिंस ऑगस्ट वहाँ आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि स्कूल में अपने नोबेल स्टेटस का मिसयूज करने पर क्या सजा हो सकती है और उस भरवे की औकात दिखा देता है। कर्ट चुपचाप वहाँ से निकल जाने का फैसला करता है क्योंकि कोई भी रॉयल फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहता। शिन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ऑगस्ट किंग डीसीएम का बेटा है, क्योंकि वो हमेशा उसे एक अंकल की तरह मानता था। वो ऑगस्ट को कजिन कहकर बुलाता है, जिससे ऑगस्ट हंस पड़ता है कि वो पहला बंदा है जिसने उसके साथ ऐसे कैजुअली बात की, एक प्रिंस होने के बावजूद। लेकिन फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। सब लोग रिटन एग्जाम देते हैं एक हॉल में और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए चले जाते हैं। शिन एक्साइटेड होता है दूसरे स्टूडेंट्स को मैजिक करते देखने के लिए, लेकिन हैरान हो जाता है जब एक लड़का मैजिक स्पेल्स पढ़ के एक फायरबॉल बनाता है। सब लोग इम्प्रेस लगते हैं सिवाय शिन के, जो अंदर ही अंदर मर चुका होता है। अगला कैंडिडेट भी कुछ खास नहीं करता और उसके बाद वाला भी नहीं। शिन सिर्फ निराश होकर देख रहा होता है। जब उसकी बारी आती है तो इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि अपने पावर्स को
कंट्रोल में रखे, क्योंकि किंग से पहले ही उसे वार्निंग मिल चुके होते हैं। शिन अपने सबसे हल्की पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी पूरा रूम तोड़ देता है। फाइनली रिजल्ट आता है। शिन और ऑगस्ट दोनों पास कर जाते हैं। वो लोग अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफेंसिव मैजिक से एन्चेंटेड है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को खुद एन्चेंटमेंट नहीं करनी चाहिए। शिन पूछता है कि क्या मेलिडा उसकी यूनिफॉर्म एन्चेंट कर सकते हैं, और रिसेप्शनिस्ट एग्री कर जाते हैं। वो बताते हैं कि शिन एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर है और इसीलिए उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। शिन तुरंत ये जिम्मेदारी ऑगस्ट पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगस्ट उसे याद दिलाता है कि स्कूल में नोबल परिवार के लिए कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं होता। शिन डिसाइड करता है कि स्कूल की एन्चेंटमेंट को दोबारा खुद से करेगा अपनी स्पेशल पेन से, और वो एक ऐसे एन्चेंटमेंट बनाता है जो सिर्फ डिफेंस नहीं देती बल्कि ऑटो हीलिंग और मैजिक को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। अपने काम से खुश होकर वो जोर से चिल्लाता है एक्साइटमेंट में, जिससे मेलिडा का ध्यान उस पर चला जाता है। वो इतनी शॉक्ड होती है कि अगले दिन उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो एंट्रेंस सेरेमनी में अपनी यूनिफॉर्म के एन्चेंटमेंट का राज किसी को नहीं बताएगा। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन जब शिन का नाम स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तो लड़कियों को पता चलता है कि जिस हीरो के पोते के बारे में वो लोग उस दिन बात कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि शिन ही है। शिन आराम से अपनी स्पीच देता है, जबकि कर्ट गुस्से और नफरत से भरा होता है। शिन, ऑगस्ट और दोनों लड़कियां एसरन क्लास में रखे जाते हैं। होमरूम के बाद सिसिलियन बताते हैं कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, जिसकी फैमिली उसकी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। शिन खुश होता है कि उन्होंने उसे सच बताया, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट है। कर्ट रूम में घुसता है और जबरदस्ती सिसिलियन को पकड़ने की कोशिश करता है, तो शिन उसे रोकता है। कर्ट बताता है कि वो दोनों एंगेज्ड है, तो पहले तो शिन पीछे हटने का सोचता है, लेकिन जब वो सिसिलियन को डर के मारे कांपते हुए देखता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। सिसिलियन उसे बताती है कि उसने कभी भी इस एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं की थी और उसे उस पर जबरदस्ती करना बंद कर देना चाहिए। कर्ट याद दिलाता है कि उसका फादर सिसिलियन के फादर से इसका बदला ले सकता है उसकी इस गलती के लिए, लेकिन तब ऑगस्ट बीच में आता है और कर्ट के धमकी भरे बातों को रोक देता है और कहता है कि वो इस पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट किंग को देगा। वो कर्ट को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर देता है। शिन डिसाइड करता है कि लड़कियां उसके साथ उसके घर चलनी चाहिए, क्योंकि कर्ट फिर से कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है। मारिया तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मेलिडा से मिलने का एक बड़ा मौका होता है। ऑगस्ट भी उनके साथ चलने का फैसला करता है और फिर उसके एस्कॉर्ट्स जूलियस और थॉर को भी साथ आना पड़ता है। घर पहुंचकर शिन अपने हर एक दोस्त को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद वो उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है और सिसिलियन की यूनिफॉर्म पर एन्चेंटमेंट दोबारा करने की परमिशन मांगता है। मेलिडा सिसिलियन से पूछते है कि क्या वो उस कमिटमेंट के लायक है जो शिन उसके लिए करना चाहता है। शिन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन मेलिडा उसे समझाते है कि अगर शिन ने सिसिलियन की यूनिफॉर्म एन्चेंट की, तो वो एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगी, जो इतनी महंगी बिक सकती है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सिसिलियन फिर रोने लगते हैं और बताते हैं कि उसने गलत किया कि उसने शिन के काइंडनेस का फायदा उठाया। वो मदद लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेलिडा उसे रोक लेते हैं। वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं और शिन को उसकी यूनिफॉर्म दोबारा एन्चेंट करने की परमिशन दे देते हैं। मेलिडा सबको ये प्रॉमिस करवाते हैं कि कोई भी शिन के एन्चेंटमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मिलिट्री के लोग तो इस पावर का टेस्ट लेना जरूर चाहेंगे। आखिर में शिन सबकी यूनिफॉर्म्स एन्चेंट कर देता है, सिवाय मारिया के, जो किसी नेशनल खजाने का बोझ नहीं उठाना चाहते। अगले दिन शिन अपने सर्च मैजिक का यूज करता है उन्हें स्कूल तक सेफ पहुंचाने के लिए। मारिया उसकी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उनके सुबह सुबह वाले छोटी सी रोमांस वाली फाइव मारिया के लिए एक दिक्कत बन जाते हैं। स्कूल में एक येलो बालों वाले लड़के क्लास के एकदम एंड मोमेंट पे दौड़ते हुए आते हैं। उस लड़के का नाम है एलिस कॉर्नर और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने स्कूल के पहले दिन को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात भर सो ही नहीं पाई। ये सुन के शिन हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में आखिर 15 साल के बच्चों को एडल्ट क्यों मानते हैं। टीचर क्लास में आते ही सबको स्कूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं अलग अलग क्लब्स के बारे में, जैसे मैजिक मेकिंग, पोशंस बनाने और बॉडी बिल्डिंग क्लब, और सबको कह देते हैं कि किसी न किसी क्लब में जरूर ज्वाइन करे। जूलियस को बॉडी बिल्डिंग क्लब काफी पसंद आता है, लेकिन वो जानता है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन ऑगस्ट उसे अलाउ कर देता है, क्योंकि ये उसके लिए एक मौका होता है अपने एस्कॉर्ट से फाइनली फ्री होने का। जब टीचर शिन से पूछता है कि वो किस क्लब में ज्वाइन करेगा, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। ऑगस्ट सजेस्ट करता है कि वो अपना खुद का क्लब बना ले। टीचर भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। पूरी क्लास स्टूडेंट इस प्लान को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तब थॉर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि आखिर इस क्लब का पर्पस क्या होगा। एलिस सजेस्ट करते हैं कि शिन सबको हीरोज के बारे में बता सकता है, लेकिन टीचर बताता है कि उसके लिए ऑलरेडी एक फैन क्लब एग्जिस्ट करता है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो शिन की मदद से एडवांस मैजिक सीखेंगे और अपने क्लब का नाम रखते हैं द अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। अगले दिन
स्कूल में ग्रुप को पता चलता है कि कर्ट को घर में बंद कर दिया गया है। जब शीन पूछता है कि वो इतना एग्रेसिव क्यों है, तो बताया जाता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था और तब से बदल गया जब उसने मिस्टर स्ट्रॉम के लैब का रेगुलर विजिट करना शुरू किया। मिस्टर स्ट्रॉम उनका मिडिल स्कूल का मैजिक टीचर था और सबसे बेहतरीन टैलेंट पे उसकी नजर होती थी, लेकिन सभी लोग उससे दूर रहते थे सिवाय कर्ट को छोड़कर, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। सिजिलियन थोड़ी उदास लगती है क्योंकि अब जब कर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शीन उसे स्कूल छोड़ने नहीं आएगा, पर वो एक्साइटेड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शीन फिर भी हर दिन उसे स्कूल ले जाने का प्लान बना रहा है और वो ब्लश कर जाते हैं। शीन सबको बताता है कि वो अपने सर्च मैजिक से बुरे लोगों को महसूस कर सकता है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमंस की मैजिक पावर नेगेटिव और एबनॉर्मल होती है और बुरे लोगों का भी कुछ ऐसा ही वाइब होता है। इस पर लिन उससे पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी किसी डीमन का शिकार किया है, और वो हाँ कहता है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन और भी ज्यादा तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि शीन सिर्फ 10 साल का था जब उसने 3 मीटर लंबा डीमन भालू को अकेले ही मार गिराया था। कैफेटेरिया के बाहर ही शीन को एक डीमनिक प्रेजेंस महसूस होती है जो एक्चुअली कर्ट निकालता है और वो तुरंत ही उन पर फ्लेम मैजिक से अटैक कर देता है। शीन की बैरियर मुश्किल से उसके फ्लेम को रोक पाते हैं, तो वो सबको बोलता है कि अपनी यूनिफॉर्म में माना इन्फ्यूज करो। शीन के हाथ जल जाता है, लेकिन उसका ऑटो हीलिंग एन्चेंटमेंट उसे हील करता है। सबको समझ आता है कि कर्ट उनकी जान लेने आया है, तो सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। कर्ट लगातार एक निगेटिव ऑरा छोड़ता है और धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। शीन ऑगस्ट से कहता है कि वो बाकी सबको सुरक्षित जगह ले जाए जब तक वो कर्ट को रोकता है। ऑगस्ट को गुस्सा आता है कि शीन उन्हें इतना लायक नहीं समझता कि वो लड़ सके, लेकिन शीन कहता है कि वो सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है। ऑगस्ट को समझ आता है कि शीन सही कह रहा है और वो सबको ले जाता है सुरक्षा के लिए। अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शीन अपने ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कर्ट जोरदार अटैक करता है, लेकिन शीन अपने गियर के साथ आसानी से उसके अटैक से बचता है। वो कर्ट को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी सी फ्लेम भी काफी ज्यादा डैमेज कर देती है जो उसने सोचा भी नहीं था। कर्ट दोबारा उठता है और शीन पर चिल्लाने लगता है, जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है कि भी डीमनॉइड्स आमतौर पर बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते। वो अटैक करता रहता है, लेकिन शीन सारे अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ जाता है। वहाँ से वो कर्ट पर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और थोड़ा डैमेज होता भी है, लेकिन वो अब भी नहीं रुकता। कर्ट गुस्से में पागलों की तरह तबाही करता है और शीन ये सोचने लगता है कि वो इस बेचारे स्टूडेंट की जान कैसे बचाए। तभी उसके अंदर का मैजिक इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की फॉर्म में आ जाता है। शीन महसूस करता है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। वो तुरंत अपना अल्ट्रासोनिक ब्लेड निकालता है और कर्ट के पास तेजी से मूव करता है। उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे मार डालता है। मारने के बाद वो घुटनों पे गिर जाता है और ये एहसास होता है कि उसने अभी अभी एक इंसान को मार दिया। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जो हैरान खड़े होता है कि शीन एक डीमन से लड़कर जिंदा बच गया। स्ट्रॉम, जो कर्ट को डीमन में बदलने के लिए जिम्मेदार था, अब शीन पर नजर रखता है। शीन खिड़की के बाहर देखते रहता है और अगस्त के आने पर वो कर्ट के डीमन बनने के कंडीशंस बताता है। अगस्त भी ये बात मानता है क्योंकि कर्ट के पास इतना मैजिकल नॉलेज नहीं था कि वो गलती से खुद को डीमन बना ले। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से उस पर डाली गई होगी, क्योंकि कर्ट एक नॉर्मल डीमन के जैसा नहीं था। वो तब भी अपने होश में था। इससे एक ही बात हमें पता चलता है कि मे बी कर्ट के ऊपर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा और उसके साथी ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे हैं। राजा ने शीन को एक फर्स्ट मेरिट ऑनर दिया है इस मुसीबत को टालने के लिए। शीन हैरान होता है, लेकिन मर्लिन डीसीएम का सामना करता है। डीसीएम तुरंत बताता है कि पूरी नेशन में ये इंसिडेंट फैल चुका है और अगर शीन को हीरो का अवार्ड ना दिया गया तो लोगों में नाराजगी हो सकती है। वो एक बार फिर से प्रॉमिस करता है कि शीन को पॉलिटिकल मैटर से दूर रखेगा और मर्लिन के पास मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगले दिन शीन पूरे शहर का हीरो बन जाता है और सभी लड़के अभी उस पर नजर रखते हैं, लेकिन सिजिलियन के साथ उसे देखकर सबको लगता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। इसी बीच स्कूल में सब लोग शीन के क्लब में ज्वाइन करने के लिए भाग रहे होते हैं, तो टीचर इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि क्या क्लब में स्टूडेंट्स की लिमिट फिक्स की जानी चाहिए। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि जो भी स्टूडेंट डायमेंशनल स्पेस का यूज कर सके सिर्फ वही क्लब में शामिल हो सकता है। अंत में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट पास करते हैं, मार्क बिन जो एक ब्लैकस्मिथ का बेटा है और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ओलिविया स्टोन जिसके परिवार का एक रेस्टोरेंट है। एलिस और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी उनके रेस्टोरेंट के बड़ी फैंस निकलते हैं, तो ओलिविया प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके लिए एक टेबल रिजर्व करेगी। शीन भी बताता है कि वो भी एक कस्टम वेपन बनाना चाहता है, लेकिन मार्क कहता है कि अभी वो सिर्फ एक छुरी बनाना जानता है, तो शीन को इंतजार करना पड़ेगा। मार्क सोचता है कि डीमन किलिंग स्वॉर्ड कुछ खास होना चाहिए, लेकिन शीन समझाता है कि उसने सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड यूज की थी जो अल्ट्रासोनिक स्पीड में वाइब्रेट करता है एन्चेंटमेंट की वजह से, लेकिन वो तलवारें बहुत पतली होते हैं इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं और इसी वजह
वजह से वो चाहता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया जाए। यूरी, उसके क्लासमेट और एक एन्चेंटर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि शिन का टैलेंट कितना जबरदस्त है, लेकिन शिन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वो उसका इंट्रोडक्शन मेलिडा से करवाएगा। यूरी तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में स्टॉर्म को नाइट ऑर्डर में बुलाया जाता है कुछ सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन ये साफ हो जाता है कि उस पर भारी शक किया जा रहा है। जब उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है और वो अपनी इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाता तो वो एक्टिंग छोड़ देता है और अपना असली विलेन रूप दिखाता है। वो बताता है कि उसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किया है और अब जब सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो वो भागने के लिए रेडी है। जैसे ही वो कर्ट को डीमन बनाने की बात एक्सेप्ट करता है, शिन तुरंत अपनी तलवार और फ्लेम्स के साथ उस पर हमला कर देता है। स्टॉर्म उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है, जबकि शिन लगातार उस पर तलवार से हमला करता रहता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो अर्थ मैजिक का यूज करके स्टॉर्म को हवा में ले जाता है ताकि उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, लेकिन स्टॉर्म के पास फ्लोटिंग मैजिक भी होता है। शिन हैरान होकर अपने गियर का यूज करके खुद को भी हवा में उठा लेता है और उस पर एक हमला करता है। उसके बाद वो जबरदस्त तरीके से अपने हॉट फ्लेम से अटैक करते रहता है, जिसे स्टॉर्म एक पावरफुल हमले से उसे पीछे धकेल देता है। बदकिस्मती से उस वक्त स्टॉर्म का चश्मा टूट जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक डीमन है जिसके पास अपने सेंसेस का परफेक्ट कंट्रोल है। वो खमन से कहता है कि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां इंसान उसके लिए सिर्फ खिलौनों की तरह है। ये सुनकर शिन तुरंत अटैक कर देता है। स्टॉर्म सोचता है कि वो चूक गया, लेकिन असल में शिन सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो अपना सबसे भयंकर स्पेल एक्टिवेट कर सके। सनलाइट को कंसंट्रेट करके शिन एक स्पेल एक्टिवेट करता है और उस सनलाइट की हजारों बीम छत से गुजरते हैं और सीधा स्टॉर्म को हिट करते हैं। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे ही ब्लास्ट खत्म होते हैं, शिन देखता है कि आसपास की जमीन हीट की वजह से ग्लास में बदल गई है, लेकिन इतना डैमेज होने के बाद भी शिन को शक होता है कि स्टॉर्म अब भी जिंदा हो सकता है। उसके बाद उसका शुक्रिया अदा किया जाता है हेड कोड मैजिशियन र्यूपर्ट और कमांडर डोमिनिक गेस्टर के द्वारा। वो उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा स्पेल कैसे बनाया, लेकिन जैसे ही शिन उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू करता है, वहाँ के एकदम प्रोफेशनल जादूगर भी उसकी एक भी बात समझ नहीं पाते। अगले दिन शिन और उसके दोस्त मार्क के परिवार के ब्लैकस्मिथ शॉप जाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन शिन अब भी उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टॉर्म अब भी जिंदा है। ऑगस्ट ये सुनकर शॉक्ड होता है और शिन एक्सप्लेन करता है कि उसका अटैक सिर्फ सनलाइट कंसंट्रेट करता था, जिससे जमीन पे ग्लास के गड्ढे बन गए और कहीं भी कोई असली धमाका नहीं हुआ। शिन सोचता है कि जो बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था वो शायद स्टॉर्म ने जानबूझकर किया था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वो आराम से भाग सके। ऑगस्ट को ये थ्योरी बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए वो शिन से कहता है कि इस दुकान से जो कुछ भी उसे चाहिए वो बिना झिझक के ऑर्डर करे। रॉयल फैमिली उसका पूरा बिल भर देगी। प्रिंस ये भी कहता है कि क्योंकि सिर्फ शिन ही स्टॉर्म से लड़ सकता है, इसीलिए उन्हें उसे सबसे बेस्ट गियर देना होगा। वो लोग जल्दी ही ब्लैकस्मिथ शॉप पहुंच जाते हैं जहां मार्क और ओलिविया उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़कियां ओलिविया को ले जाते हैं थोड़ी लड़कियों वाली बात करने के लिए, जबकि लड़के दुकान के अंदर चले जाते हैं। मार्क के फादर इतने सारे लोगों को अपने वर्कशॉप में देखकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑगस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और उनके सारे वर्कर्स भी वही करते हैं। उसके बाद ऑगस्ट उन्हें शिन से मिलवाते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि वो ग्रेट सेज का पोता है और नया हीरो भी है, वो एक बार फिर शॉक में आ जाते हैं। वो जानता है कि हीरो जैसे किसी के लिए हथियार बनाना ज्यादा आसान नहीं है और शिन उसे अपने ऑर्डर का डिटेल बताता है। उसके बाद वो लोग दुकान से निकल जाते हैं और देखते हैं कि सिजिलियन और मारिया ने ओलिविया को पूरी तरह से थका दिया है। शिन फिर वर्कशॉप की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो और चीजें भी बेचते हैं। मार्क बताता है कि उनकी शॉप का दूसरा फ्लोर घर के सामानों के लिए है और तीसरा फ्लोर एक्सेसरीज के लिए। शिन तुरंत सिजिलियन से पूछता है क्या वो कुछ लेना चाहेगी और सिजिलियन लाल हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद वो उसके लिए एक रिंग खरीदने जा रहा है, लेकिन असल में शिन बस एक ऐसी एक्सेसरी लेना चाहता था जिसे वो डिफेंसिव मैजिक से एनशाइन कर सके उसकी सुरक्षा के लिए। और इस बात से सिजिलियन काफी दुखी हो जाते हैं। उसके रिएक्शन और दोस्तों की तीखी नजरों से परेशान होकर शिन तुरंत सिजिलियन को शॉपिंग पे ले जाता है। सिजिलियन उसे कहते हैं कि वो उसके लिए कोई एक चूज करे और शिन एक महंगी रिंग चूज करता है। वो उस रिंग को उसके उंगली में पहनाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये रिंग उसकी जगह उसे सेफ रखेगी। कुछ दिन बाद शिन अवार्ड सेरेमोनी के लिए तैयार होता है। वो रॉयल कोर्ट में बुलाया जाता है और उन्हें हाई रैंकिंग नोबल्स के सामने तालियों के साथ वेलकम किया जाता है। फिर राजा उसे मेडल ऑफर करते हैं और कोर्ट में अनाउंस करते हैं कि शिन का इस्तेमाल मिलिट्री या पॉलिटिकल कामों के लिए नहीं होगा। वो ये भी बताते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट तोड़ा गया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा क्योंकि मर्लिन और उसका परिवार इस देश को छोड़ देंगे। अगले दिन सब लोग हैरान हो जाते हैं जब शिन स्कूल में अपने गेट मैजिक से पहुंचता है। वो बताता है कि काफी सारे फैंस उसके घर के पास झुंड बना के रुके थे, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। लिन के क्यूरियस होने पर वो समझाता है कि उसका गेट का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस को कम करना है, ना कि टेलीपोर्टेशन जैसा। लेकिन जब लिन को समझ नहीं आता तो वो उसका हौसला बढ़ाता है और बताता है कि खुद मर्लिन भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया है। फिर शिन ग्रुप को सजेस्ट करता है कि सबको लेवल अप करना चाहिए क्योंकि कैपिटल अब कम सुरक्षित
सुरक्षित होते जा रहा है। वो समझाता है कि सबसे पहले उन्हें ये जानना होगा कि हर किसी के पास कितनी मैजिक पावर है। अगर आमतौर पर देखा जाए, जहाँ लोग मानते हैं कि बड़ी स्पेल्स के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, शिन बताता है कि सब कुछ सिर्फ मैजिक की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जो कि स्पेल्स का फ्यूल होता है। सबसे पहले वो मारिया का बैरियर चेक करता है, जो काफी पतला लगता है। फिर वो सिजिलियन से कहता है कि वो उस एन्चेंटेड रिंग से एक बैरियर बनाए जो उसने उसे गिफ्ट की थी। जब वो बैरियर बनाते हैं तो वो ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उस रिंग में शिन की खास मैजिक कंट्रोल का एन्चेंटमेंट है। शिन डिसाइड करता है कि वो ग्रुप को अपनी मैजिक कंट्रोल की पावर का एक हल्का सा झलक देगा, लेकिन उसकी मैजिक पावर इतनी इंटेंस होती है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रेशर से घुटन होने लगता है। शिन उन्हें बताता है कि जब तक वो लोग इस लेवल की मैजिक कंट्रोल नहीं सीखते, तब तक उनके पास डीमन से लड़ने का कोई चांस नहीं है। बाद में वो सबको अपने घर ले जाता है और उसके दोस्तों को लीजेंडरी सेज और गुरु से मिलने का बहुत एक्साइटमेंट होता है। शिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताता है कि स्कूल गेट के बाहर फिर से भीड़ लगी हुई थी और मर्लिन हंसकर कहता है कि सेलिब्रिटी होने की कीमत है। फिर उसे पता चलता है कि शिन अपने स्टडी क्लब में दोस्तों को ट्रेनिंग दे रहा है। स्टूडेंट्स मर्लिन से पूछते हैं क्या उन्होंने ही शिन को वो अजीब मैजिक स्पेल सिखाए, तो वो कहता है कि उन्होंने सिर्फ बेसिक सिखाए थे, बाकी सब तो उस लड़के ने खुद ही मैजिक को मॉडिफाई करके सीखा है। मर्लिन कहता है कि आमतौर पर मैजिशियंस स्पेल्स का रिजल्ट मन में सोचते हैं, लेकिन शिन प्रोसेस पे ध्यान देता है। फिर वो स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आग कैसे जलती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि खुद मर्लिन को भी नहीं पता। लेकिन वो इतना जानता है कि उनका ग्रैंडसन हमेशा खुद से ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है और इसी तरह वो अपने मैजिक को बेहतर बनाता है। तभी अचानक मर्लिन गेट मैजिक का यूज करता है, जो देखकर शिन हैरान हो जाता है। बुड्ढा हंसकर कहता है कि शुरू में उसके लिए इस मैजिक को समझना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने इसके तरीके को समझ लिया और इस स्पेल को मास्टर कर लिया। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि सिर्फ शिन ही नहीं जो ऐसा मैजिक कर सकता है। अगर कोई नियमों को अच्छे से समझे और प्रोसेस को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करे, तो वो भी ऐसे खास मैजिक कर सकता है। ये सुनकर सबके अंदर एक नई उम्मीद जागती है। लिन ने उस कॉन्फिडेंस को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू किया और अगले दिन जब वो स्कूल आए तो उसका पूरा शरीर छोटों से भरा था और बाल जले हुए थे। शिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि वो मैजिक कंट्रोल प्रैक्टिस कर रही थे, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर चला गया और एक छोटा सा धमाका हो गया। शिन उसके लिए चिंता करता है, लेकिन लिन कहते हैं कि उसके लिए नया नहीं है, क्योंकि उसका फादर कोर्ट मैजिशियन है। बाद में शिन और उसके दोस्त मार्क की दुकान जाते हैं और वहाँ उनकी स्पेशल स्वॉर्ड का पहला सैंपल रेडी होता है। बस ट्रिगर दबाते ही ब्लेड अपने होल्डर से निकल जाता है और एक नया ब्लेड उसमें डाला जा सकता है। टोनी, जिसने शिन को ये आइडिया दिया था, परफॉर्मेंस देखकर काफी इम्प्रेस होता है और अगस्त पे वो शिन से पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये स्पेशल स्वॉर्ड आर्मी में यूज की जाए। वो क्लियर करता है कि वो अल्ट्रासोनिक ब्लेड की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस स्वॉर्ड की जिसकी ब्लेड रिप्लेस की जा सकती है। वो मानता है कि ऐसा करने से मिलिट्री का बजट कंट्रोल में रहेगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जो जरूरी है कि भी उनके नजदीकी किंगडम के साथ वार होने के चांसेस है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस बात का पता है और उन्हें लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो उन्हें भी आर्मी में बुलाया जा सकता है। अगस्त उन्हें कहता है कि अभी उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो शिन को ये तसल्ली देता है कि उनका देश अपने प्रॉमिस पर बनी रहेगी और उसे वार में नहीं घसीटेगी। लेकिन शिन जवाब देता है कि चाहे उसे लड़ाई के लिए ना बुलाया जाए, वो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा जब उसके दोस्तों को खतरा हो, और इसीलिए वो उनकी रक्षा के लिए जंग में जरूर शामिल होगा। इसी बीच स्टॉर्म, जो जिंदा बच गया था, अपने प्लान्स को अंजाम देना शुरू कर देता है। उन लोगों के जरिए ब्लेस्फिया एम्पायर के राजा को अर्लसाइड किंगडम के खिलाफ वार के लिए उकसाता है, ये कहकर कि उनका सामना पहले ही डीमन से हो रहा है। लेकिन जब एम्पायर की सेना अर्लसाइड किंगडम पर हमला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दुश्मन इस हमले के लिए तैयार थे। ब्लेस्फिया आर्मी इस वार में बुरी तरह से हार जाते हैं और फिर राजा को खबर मिलती है कि उनके कैपिटल में डीमंस देखे गए हैं। राजा तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन जब तक वो कैपिटल पहुंचता है पूरा शहर स्टॉर्म के डीमंस द्वारा तबाह हो चुका होता है। जब राजा अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है तो स्टॉर्म उसका इंतजार कर रहा होता है। वो घोषणा करता है कि वो उसे खुद मारना चाहता है और जैसे ही राजा मदद के लिए पुकारता है, स्टॉर्म उस पर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ मिटा देता है। कुछ देर बाद गेस्टर और र्यूपर्ट कैपिटल पहुंचते हैं ताकि राजा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, लेकिन वहाँ उनका सामना स्टॉर्म के लीड की गई डीमन आर्मी से होते हैं। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और अपनी रिपोर्ट राजा को देते हैं, जो समझ आता है कि अब उनके पास सिर्फ एक वार का नहीं बल्कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। अब अर्लसाइड किंगडम को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और स्कूल भी सभी स्टूडेंट्स के कॉम्बैट स्किल को सुधारने के लिए काम करता है। इसीलिए नाइट ऑर्डर के साथ जॉइंट ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट होता है। पूरी क्लास डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि नाइट्स और मैजिशियंस के बीच ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होते। नाइट्स मैजिशियंस को पौधे कहते हैं क्योंकि उन्हें कमजोर समझा जाता है, जबकि मैजिशियंस उन्हें मन बुद्धि कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। शिन सबको समझाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझना और कम्प्लीमेंट करना जरूरी है, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है क्योंकि वो दोनों कैटेगरीज में फिट हो जाता है। और जब वो बताता है कि उसने मिशेल से ट्रेनिंग ली है, तब सब उससे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब लोग अपना गुस्सा खो देते हैं क्योंकि मिशेल को तलवारबाजी का भगवान माना जाता है
है और शिन उन्हें ये समझाने में फेल हो जाता है कि नाइट्स के साथ मिलजुल के काम करना जरूरी है। जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान उन्हें जंगल में डीमंस का सफाया करना होता है। सभी लोग गेट्स के बाहर जमा होते हैं और शिन को एक टीम में ऑगस्ट, सिजिलियन और मारिया के साथ रखा जाता है। जैसे ही नाइट्स वहाँ पहुँचते हैं, वो तुरंत शिन को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसके रास्ते में रुकावट होगा। गाड़ी में सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और शिन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी पहले डीमन से लड़ाई की है, लेकिन वो लोग उस सवाल को अपमान समझ लेते हैं। तब शिन बताता है कि अगर उन्होंने मिलकर काम नहीं किया तो उनकी मौत तय है। लेकिन नाइट्स अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब ऑगस्ट बीच में आता है तो वो लोग झूठी एक्टिंग करते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऑगस्ट को उन पर भरोसा नहीं होता। वो शिन को बोल देता है कि वो कोई डीमन ना मारे ताकि नाइट्स को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिले और वो समझ सके कि मैजिशियंस के सपोर्ट के बिना वो कितने बेकार है। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उनके कैप्टन क्रिस्टीना और सिगफ्रीड करते हैं। शिन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लड़ाई बंद कर दे, लेकिन लगता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं। अचानक मारिया और फीमेल नाइट्स सिगफ्रीड को लेकर पागलपन शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी नाइट्स क्रिस्टीना के लिए वैसे ही करते हैं। शिन हैरान रह जाता है कि उनका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, लेकिन ऑगस्ट उसे बताता है कि वो दोनों ऑब्वियसली इतने पॉपुलर है क्योंकि वो किंग को गार्ड करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। नाइट्स एकदम तैयार रहता है, भले शिन नोट करता है कि आसपास कोई डीमन नहीं है। ऑगस्ट उन दोनों को पहले से हुआ एग्रीमेंट बताता है जिसमें नाइट्स को पहले अकेले लड़ने दिया जाएगा और वो इस पर हाँ करता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये नाइट्स के लिए उनकी लिमिट समझने का एक अच्छा मौका है। जब वो एक डीमन डिटेक्ट करता है, सिगफ्रीड सबको बैटल के लिए तैयार रहने को कहता है। एक डीमन सुअर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि अगर ये डीमन नहीं होता तो कितना टेस्टी होता। नाइट्स डीमन के साइज के बावजूद अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं, लेकिन उनके अटैक्स बेकार साबित होते हैं क्योंकि डीमन उनसे बहुत ज्यादा तेज होता है। वो उनकी फॉर्मेशन तोड़ देता है और फिर उन्हें खत्म करने के लिए वापस आता है। तभी शिन अपनी तलवार के साथ तुरंत वहाँ आता है और सिर्फ एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का सर काट देता है। नाइट्स के जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ती है और क्रिस्टीना उन्हें जोर से समझाते हैं कि वो कितने कमजोर है। उसके बाद सिजिलियन उनके घाव भर देते हैं और सब मान जाते हैं कि आगे से मिलकर लड़ना जरूरी है। वो लोग सिजिलियन को एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं और ये बात न सिर्फ शिन बल्कि एक फीमेल नाइट को भी इरिटेट करते हैं जिसको कभी किसी ने एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया। तभी कुछ नाइट्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा डीमंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शिन बताता है कि वो अकेले ही सब डीमंस का सामना करेगा। बाकी सबको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वो उसके रास्ते में ना आए ताकि वो अपना एटॉमिक बॉम्ब स्पेल तैयार कर सके। सब लोग तब हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि डीमंस की सेना को एक एस रैंक डीमन लीड कर रहा है, लेकिन शिन सिर्फ एक ही पावरफुल ब्लास्ट भेजता है जो पूरा जंगल और उसके रास्ते के हर एक चीज को मिटा देता है। जब सभी लोग पहली बार के लिए शिन की असली मैजिक देखते हैं तो वो सब शॉक में आ जाते हैं। वो फीमेल नाइट जो पहले रूथ थी अब माफी मांगते हैं। शिन सिजिलियन से भी माफी मांगता है क्योंकि लोग उन्हें कपल समझ बैठे थे। दोनों ब्लश करते हैं और सबको क्लियरली दिख जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद फाइनली पूरा ग्रुप एक सही टीम की तरह काम करना शुरू करता है। उनका सामना एक बियर डीमन से होता है और नाइट्स पहला डिफेंस लाइन बनाते हैं जबकि मैजिशियंस उस पर फायर बॉल से हमला करते हैं। वो भालू डीमन आग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जो नाइट्स को उस पर अटैक करने का मौका देता है। शिन उन्हें भालू के अटैक से बचाता है अपने मैजिक बैरियर से और नाइट्स चारों तरफ से उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। सिजिलियन तुरंत आगे बढ़ते हैं उनकी खाव भरने के लिए और नाइट्स फिर भी उस पर फिदा हो जाता है जबकि उन्हें पता होता है कि वो किसी और की है। सिगफ्रीड और क्रिस्टीना दोनों उनकी बेहतर होती टीम वर्क से इम्प्रेस हो जाते हैं। तब सिगफ्रीड शिन से पूछता है कि उसके दोस्तों में ऐसे इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है क्योंकि अब उनका पावर लेवल कोर्ट मैजिशियंस के बराबर है। शिन बताता है कि उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया है जिसमें वो मर्लिन से सीखे तरीके से मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और वो उन्हें सही तरह से विजुअलाइज करना भी सिखाता है। सिगफ्रीड इस स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता है और शिन से डायरेक्टली सीखना चाहता है, लेकिन ऑगस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि वो मिलिट्री का हिस्सा है और अगर वो शिन की मैजिक सीखता है तो ये मर्लिन से की गई उनकी प्रॉमिस का उल्लंघन होगा। ऑगस्ट ये भी कहता है कि शिन की मैजिक इतनी पावरफुल है कि अगर ये गलत हाथों में चले गई तो दुनिया का विनाश हो सकता है। वो शिन को भी समझाता है कि उसे अपने मैजिक नॉलेज को बहुत सोच समझ के बांटना चाहिए। सिगफ्रीड उसकी वार्निंग मान जाता है और फाइनली रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे मर्लिन द्वारा सिखाई गई बेसिक मैजिक प्रैक्टिस करने दी जाए। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम इसका पार्ट 2 मिस ना करो, जो कि मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें और कौन कौन से एनिमे देखना है। और अगर तुम्हें मैजिकल या फिर इसेकाई टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।